अंगदपुरी नामक राज्य में सेठ मगनलाल नाम का एक सरपंच रहता था। सेठ मगनलाल बहुत सज्जन पुरुष थे। वे गांव में हुए सारे विवादों को सुलझाया करते थे। जब भी गांव का कोई व्यक्ति उनके पास कोई विवाद लेकर जाता तो वे उसे बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से सुलझा देते। गांव के लोग उनके द्वारा किए गए न्याय का बहुत सम्मान करते थे। सिर्फ अंगदपुरी के लोग ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी उनके पास आया करते थे और अपनी समस्याओं का निपटारा किया करते थे। सेठ मगनलाल के बारे में यह बात बहुत प्रसिद्ध थी कि वे किसी भी बात का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। हालांकि उस गांव के लोगों को यह भी अधिकार था कि अगर वे उनकी बात से संतुष्ट ना हो तो वे राजा के दरबार में गुहार भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आज तक कभी नहीं हुआ था। गांव के सभी लोग सेठ मगनलाल के न्याय से संतुष्ट रहते थे। उसी राज्य के राजा थे राजा सिद्धार्थ। उनकी 2 संतानें थी, राजकुमार विक्रम और राजकुमारी चंद्रलता। राजा सिद्धार्थ के दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान मंत्री थे। उनमें से उनका एक न्याय मंत्री था जिसका नाम श्यामा कुमार था। श्यामा कुमार न्याय मंत्री के साथ साथ दूरदर्शी भी था। कहो न्याय मंत्री, कुछ परेशान से लगते हो। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आपकी परेशानी का कारण क्या है? महाराज, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं पिछले काफी दिनों से कुछ परेशान हूँ। आप तो जानते ही हैं, एक न्याय मंत्री होने के कारण मुझे अपनी प्रजा के झगड़े एवं लड़ाइयों को सुलझाना पड़ता है। साथ ही साथ रोज कई अपराधियों से मेरा पाला पड़ता है। मैं आज तक अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते आ रहा हूँ। मंत्री जी, आप तो स्वयं सारी प्रजा की समस्या सुलझाते आ रहे हैं, फिर आप जैसे विवेकशील व बुद्धिमान व्यक्ति को कौन सी समस्या आ गई? महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, लोग पहले से ज्यादा सचेत और सावधान हो गए हैं, लेकिन इसके साथ राज्य में विवादों और अपराधों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से प्रतिदिन मेरी कचहरी में भीड़ लगी रहती है, जिसकी वजह से रोज मुझे 20 से 25 विवादों को सुलझाना पड़ता है। महाराज, मैं अकेला व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ महसूस करता हूँ। महाराज, परंतु क्यों मंत्री जी, आप तो बहुत समझदार व बुद्धिमान हैं। महाराज, परेशानी इस बात की है कि अब के चोर और डाकू भी काफी होशियार हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन मेरा कचहरी में ही बीत जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सहायता के लिए आप एक न्याय मंत्री की नियुक्ति कीजिए, ताकि समस्याओं को तेजी से निपटाया जा सके। अपने न्याय मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, सही कहा न्याय मंत्री जी, अपराधों की संख्या बढ़ने के कारण आपका कार्य भी बहुत बढ़ गया है। आपकी सहायता के लिए मुझे एक और न्याय मंत्री रखने में मुझे कोई समस्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मेरी इस बात को मानने के लिए। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो न्याय मंत्री बनने के योग्य हो, जो पक्षपात ना करता हो और सही निर्णय लेता हो? हमारे राज्य के एक गांव में सेठ मगनलाल रहते हैं, जो अपने गांव के सरपंच हैं। वह अपने गांव के लोगों की समस्या को बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाते हैं। मुझे लगता है वह न्याय मंत्री के पद के लिए एकदम उपयुक्त व्यक्ति रहेंगे। ठीक है न्याय मंत्री जी, लेकिन मैं उनको न्याय मंत्री नियुक्त करने से पहले मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप मुझको 1 सप्ताह का समय दीजिए। मैं इस 1 सप्ताह में मैं यह निर्णय करूँगा ताकि आपकी सहायता के लिए न्याय मंत्री किसको नियुक्त किया जाए। साथ ही मैं अंगदपुरी के सरपंच मगनलाल की न्याय की परीक्षा भी लूँगा। यदि वो मेरी परीक्षा में खरे उतरे तो उन्हें आपकी सहायता के लिए नियुक्त किया जाएगा। महाराज, आपने मेरी बात को सुना और समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद न्याय मंत्री जी अपने घर वापस लौट जाते हैं।
अगली सुबह राजा ने अपना भेष बदला और एक ग्रामीण की तरह अपना भेष धारण कर लिया। वे अपने घोड़े पर सवार हुए और अंगदपुरी की ओर निकल पड़े। राजधानी से अंगदपुरी का रास्ता लगभग 25 मील था। जब राजा सिद्धार्थ रास्ते में थे तो रास्ते में ही उन्हें एक भिखारी मिला और वह उनके पास आकर खड़ा हो गया। वह अपना कटोरा आगे करके राजा से भीख मांगने लगा। ईश्वर के नाम पे हमें कुछ देकर हमारा भला करो। महाराज, जो कि स्वभाव से बहुत दयालु थे, उन्होंने अपनी जेब से एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और उसके कटोरे में रख दिया। इसके बाद महाराज अपने घोड़े पर सवार आगे की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्होंने कुछ महसूस किया। लगता है मेरे पीछे से कोई आ रहा है। जब महाराज ने पीछे मुड़कर देखा तो वही भिखारी महाराज के पीछे आ रहा था। महाराज ने अपना घोड़ा रोका और भिखारी से पूछने लगे, अरे भाई, मैंने तुम्हें भिक्षा के रूप में स्वर्ण मुद्रा दे दी, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? महाराज, आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं। आपने मुझे भिक्षा दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या आप मेरी एक और सहायता कर सकते हैं? बताओ, तुम्हें क्या सहायता चाहिए? क्या आप अंगदपुरी गांव की तरफ जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप मुझे भी अपने घोड़े पर बिठाकर मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मुझे भी अंगदपुरी गांव ही जाना है। महाराज ने अपने मन में सोचा, यह भिखारी बहुत शरीफ लगता है, इसे अपने साथ लेकर जाया जा सकता है। इतना सोचकर महाराज ने उस भिखारी को अपने घोड़े पर बिठा लिया और दोनों अंगदपुरी गांव की ओर चलने लगे। दोपहर तक वे दोनों अंगदपुरी गांव पहुंच गए थे। फिर राजा ने भिखारी की ओर देखा और कहा, लो भाई, मैंने तुम्हें अंगदपुरी पहुंचा दिया। अब तुम्हें जहां भी जाना है तुम जा सकते हो। इतना कहकर राजा अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ने लगा। अरे दुष्ट आदमी, तुम इस घोड़े को लेकर कहाँ चल दिए? तुम मेरा घोड़ा यहीं छोड़ दो। राजा को बहुत गुस्सा आया। वे गुस्से से उस भिखारी को देखने लगे और बोले, अरे तुम्हें क्या हो गया? अचानक इस घोड़े को अपना घोड़ा क्यों कहने लगे? मैंने तुम पर दया करके तुम्हें इस घोड़े पर बिठाया। तुम मेरा धन्यवाद करने के बजाय इस घोड़े पर अपना अधिकार जमा रहे हो। ये घोड़ा तो मेरा है, मैं तुम्हें इस घोड़े पर बिठा कर लाया हूँ। बिना किसी देरी के इस घोड़े को यहीं छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। इस तरह से राजा और भिखारी के बीच में घोड़े को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों को आपस में झगड़ता देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई, परंतु कोई भी इस बात का फैसला नहीं कर पाया कि यह घोड़ा किसका है। कि तभी उन भीड़ में से एक आदमी बोला, मुझे लगता है हमें हमारे सरपंच सेठ मगनलाल के पास जाना चाहिए। वही इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे किसी के पास भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। जब राजा ने यह बात सुनी तो वो भी कहने लगे, हाँ हाँ, मुझे भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिर वे भी तो सेठ मगनलाल की परीक्षा लेना चाहते थे। इसके बाद सेठ और राजा घोड़े के साथ मगनलाल के घर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पहले से ही सेठ मगनलाल बहुत से लोगों के झगड़ों का निपटारा कर रहे थे। वे सब लोग एक कोने पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। राजा के पास अच्छा मौका था कि वे सेठ मगनलाल के न्याय के तरीकों को अच्छे से जान और समझ सकते थे। वे सेठ मगनलाल की कार्रवाई को बहुत ध्यान से देख व सुन रहे थे। सबकी समस्याओं का निपटारा होने के बाद भिखारी और राजा की भी बारी आई। तब राजा सिद्धार्थ ने कहना शुरू किया, सेठ जी, मैंने इस भिखारी पर दया करके इसे अपने घोड़े पर बिठाकर यहाँ तक लेकर आया हूँ। गांव पहुँचते ही इस भिखारी ने धन्यवाद करने के बजाय मेरे ही घोड़े पर अपना अधिकार जमा लिया है। नहीं नहीं सेठ जी, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। असल में ये घोड़ा मेरा है। मैं इस व्यक्ति को इस घोड़े पर बिठाकर यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन जैसे ही मैं गांव पहुंचा, इस व्यक्ति ने मुझ पर धौंस जमानी शुरू कर दी। मुझे कमजोर जानकर ये मेरे घोड़े पर कब्जा करना चाहता है।
अब आप ही मुझ पर दया करके मेरा घोड़ा मुझे दिलवाइए। सरपंच जी ने दोनों की बातों को बहुत ध्यान से सुना और कहा, आप दोनों इस घोड़े को यहीं छोड़ दीजिए, इस बात का फैसला कल किया जाएगा। सभी लोग वहाँ से चले गए। जब अगला दिन हुआ तो सेठ मगनलाल के घर में सब पुनः उपस्थित हुए। सरपंच जी ने भिखारी और राजा से कहा, मैंने आपका घोड़ा अस्तबल में बांध दिया है, जहाँ पर पहले से ही 50 घोड़े बंधे हुए हैं। क्या तुम दोनों 50 घोड़ों के बीच में अपना घोड़ा पहचान पाओगे? मुखिया जी राजा को लेकर अस्तबल में गए, जहाँ पर पहले से ही कई घोड़े बंधे हुए थे। बताओ, इनमें से कौन सा घोड़ा तुम्हारा है? राजा ने एक घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, सेठ जी, यह घोड़ा मेरा है। सेठ जी राजा को लेकर अस्तबल से बाहर आ गए। फिर वे भिखारी को लेकर अस्तबल में गए। तुम बताओ, इसमें से कौन सा घोड़ा तुम्हारा है? भिखारी ने भी घोड़े को बहुत आसानी से पहचान लिया। सेठ जी भिखारी को लेकर भी अस्तबल से बाहर आ गए। सेठ जी ने राजा की ओर देखते हुए कहा, श्रीमान, आप ये घोड़ा ले जा सकते हैं, यह घोड़ा आपका ही है। जबकि यह भिखारी एक धोखेबाज और नीच आदमी है, इसे 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि मुखिया द्वारा किया गया न्याय बिल्कुल सटीक और सच था। अब तक शाम हो चुकी थी और सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन राजा अभी भी वहीं पर खड़े थे। श्रीमान, आप भी अपने घर चले जाइए। सेठ जी, मैं तो सिर्फ यह देखने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किस तरह सभी झगड़ों का निपटारा किया? आखिर आप ऐसे न्यायपूर्ण और तर्कसंगत फैसले कैसे ले लेते हैं? अरे महोदय, यह कोई बड़ा कार्य नहीं है। मैंने एक एक करके आप दोनों को घोड़े के पास ले गया। आप दोनों ने बड़ी ही आसानी से घोड़े को पहचान लिया था। असल में बात यह नहीं थी कि किसने घोड़े को पहचाना। असल में मायने ये रखता है कि घोड़े ने आप दोनों में से किसको पहचाना। जब घोड़े को पहचानने के बाद आप वहां से चले आए थे, तब घोड़ा आपकी ओर बहुत ही ध्यान से देख रहा था और वह आपके पीछे पीछे ही चल पड़ा था। किंतु भिखारी को देखकर उसने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की, जिससे मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि घोड़ा आपका ही है। इसी तरीके से मैंने आपका फैसला न्यायपूर्ण और तर्कसंगत से लिया है। मुखिया की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपना असली परिचय देते हुए कहा, मैं इस राज्य का राजा सिद्धार्थ हूँ। मैं तुम्हारी न्यायशीलता और तर्कसंगत को देखने आया था, जिस पर तुम बिल्कुल खरे उतरे। अब तुम मेरे साथ महल चलो और हमारे न्याय मंत्री श्यामा कुमार के साथ उनकी सहायता करो, जिससे उनका कार्य आसान हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मना नहीं करोगे। इतनी बात सुनकर सेठ मगनलाल ने राजा को प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज, आप हमारे राज्य के राजा हैं और राजा को भगवान का रूप माना जाता है। इसीलिए मैं आपकी आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानते हुए उसका पालन करूंगा। मैं आपके साथ महल चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सेठ जी राजा के साथ महल चले जाते हैं और न्याय मंत्री के साथ न्याय करने में उनकी मदद करने लगते हैं।